हमारे चैनल हमारे चैनल सिविल बेसिक 21 में सभी का स्वागत है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का एक चैप्टर है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के दो मेथड मैं बता चुका हूँ। एक तो मोमेंट एरिया मेथड है, दूसरा डबल इंटीग्रेशन मेथड है और एक तीसरा कॉन्जुगेट बीम मेथड जो है आज बताने जा रहा हूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ज्ञात करने के लिए। ये वेस्टरगार्ड ने 1921 में इस कॉन्जुगेट बीम मेथड का आविष्कार किया था। इनके अनुसार जो कॉन्जुगेट बीम होती है, आखिर यहाँ शब्द आया है कॉन्जुगेट बीम, तो ये कॉन्जुगेट बीम कौन सी बीम है इसको समझें। एक इसकी डेफिनेशन देखें क्या है। एन इमेजिनरी बीम for which the load diagram is the M/EI diagram of real beam is called the conjugate beam। एक कोई रियल बीम हमारी है, उसका हम मूवमेंट डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर मूवमेंट डायग्राम के बाद हम M/EI डायग्राम बनाते हैं और यही M/EI जो डायग्राम है ये एक बीम के ऊपर जब लोड का कार्य करने लगता है तब उस बीम को हम एक इमेजिनरी बीम कहते हैं। वो भी इमेजिनरी बीम है, उसी बीम को हम कॉन्जुगेट बीम कहते हैं। और ये मेथड एक्चुअली जो कॉन्जुगेट बीम मेथड है ये विशेष रूप से ऐसे बीम के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है अलग अलग साइज में बटा हो, यानी समान ना हो, यानी कुछ दूरी तक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई की वैल्यू जो है ज़्यादा है और दूसरे भाग में उसके आई की वैल्यू कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट अगर है कुछ भागों में, जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये हमारी ए बी बीम है। ए से सी तक जो है इस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है और सी से बी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। इसका यहाँ पर डबल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे बीम के एनालिसिस के में ये मेथड ज़्यादा उपयोगी होता है। हालांकि इस मेथड से हम सभी तरह के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, समान खंड के बीम के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है रिलेशन बिटवीन रियल बीम एंड कॉन्जुगेट बीम। तो रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम के बारे में यहाँ पर देखें कि जो रियल बीम होती है उसका स्लोप, यानी रियल बीम में जो भी लोड लगा है, जैसे यहाँ पर देख लें कोई भी एग्जाम्पल, ये रियल बीम है, इसमें कोई लोडिंग लगी होगी, लोडिंग के कारण इस बीम में डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन के फलस्वरूप इसके किसी भी बिंदु पर हम स्लोप ज्ञात कर सकते हैं और डिफ्लेक्शन किसी भी बिंदु पर हम नापते हैं, तो वो तो रियल बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन है। तो रियल बीम का जो स्लोप है वो कॉन्जुगेट बीम के शियर फोर्स के बराबर होता है, यानी जो कॉन्जुगेट बीम हम बनाएंगे उसका वो शियर फोर्स डायग्राम कहलाएगा। इसी तरीके से जो रियल बीम का डिफ्लेक्शन है ये कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम डिफ्लेक्शन ज्ञात करना चाहते हैं, उसी बिंदु पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लें कॉन्जुगेट बीम में तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इसके बाद लोड्स आर गिवन। इसमें रियल बीम में जो भार होते हैं ये दिए हुए होते हैं और कॉन्जुगेट बीम में जो भार होते हैं वो रियल बीम का जो M/EI डायग्राम है वही हमारा कॉन्जुगेट बीम का लोड हो जाता है। तो अब इसके बाद इसकी इंड कंडीशंस के बारे में और देख लें कि इंड कंडीशंस में किस तरह से परिवर्तन आता है। कि अगर हमारी रियल बीम जो है, रियल बीम का जो सिरा रोलर सपोर्ट में है तो ये रोलर सपोर्ट हमारा हिंज में कन्वर्ट हो जाता है और जो हिंज है वो हमारा रोलर में सपोर्ट हो जाता है। इसका उल्टा भी होता है, रोलर हमारा रोलर बना रहता है और हिंज भी बना रहता है। इनमें से कोई भी कंडीशन लागू हो सकती है, क्योंकि इससे कोई विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि ज़्यादातर इसमें लोडिंग जो है ट्रांसवर्स लोडिंग होती है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी लोडिंग, और रोलर सपोर्ट का केवल यूज जब इंक्लाइंड लोड हो तो उस केस में इस पर रिएक्शन इंक्लाइंड नहीं होती, इसमें हिंज सिरे पर रिएक्शन इंक्लाइंड हो जाती है। ये केवल इंक्लाइंड लोड के केस में आता है या हॉरिजॉन्टल लोड के केस में आता है। तो बीम के केस में मोस्टली ट्रांसवर्स लोडिंग ही होती है। तो उस केस में हम ये दोनों कंडीशंस लगा सकते हैं कि रियल रोलर बीम
जो रोलर सपोर्ट है ये हमारा हिंज भी रह सकता है और रोलर सपोर्ट हमारा रोलर भी हो सकता है। इसी तरह से हिंज सपोर्ट रोलर भी बन सकता है और हिंज सपोर्ट हिंज भी बन सकता है। इसके बाद दूसरा इसमें जो चेंज है वो ये है कि जो हमारा फिक्स सपोर्ट होता है, ये फिक्स सपोर्ट हमारा फ्री सपोर्ट बन जाता है कंजुगेट बीम का, और जो फ्री सपोर्ट है रियल बीम का ये हमारा फिक्स सिरा बन जाता है कंजुगेट बीम का। तो यहाँ पर कंजुगेट बीम दर्शाई हुई है, ये हमारी रियल बीम दर्शाई हुई है। इनके देखिए फिक्स सिरा जो है फ्री हो गया और फ्री सिरा जो है ये फिक्स हो गया। इसी के आगे इसी में क्रम में है कि ये अगर ओवरहैंग बीम दर्शाई हुई है, बीच में रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज है, तो ये जो रोलर सपोर्ट है हमारा इंटरनल हिंज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम अनसपोर्टेड हिंज भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक हिंज है जिस पर बॉटम से कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस तरह का एक ये हिंज बन जाएगा। और इस दूसरे केस में एक दर्शाया हुआ है कि एक तो रोलर सपोर्ट है और एक ये हमारा इंटरनल हिंज है या अनसपोर्टेड हिंज है। तो ये तो हमारा अनसपोर्टेड हिंज में कन्वर्ट हो जाता है जैसा कि ऊपर भी बताया गया है, और जो ये इंटरनल हमारा हिंज है या अनसपोर्टेड हिंज है ये हमारा रोलर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सिरा अगर फिक्स था तो ये तो फ्री हो जाता है, ये हम ऊपर देख चुके हैं कि फिक्स सिरा फ्री हो जाता है। हमारी जो फिक्स बीम होती है, यहाँ पर फिक्स बीम के दोनों सिरे फिक्स हैं, इसलिए ये दोनों सिरे इसके जो हैं फ्री हो जाते हैं। तो ये कंजुगेट बीम के दोनों सिरे फ्री होंगे इस केस में। तो ये हमारे बीम का रियल बीम और कंजुगेट के में जो सपोर्ट हैं, सपोर्ट में जो परिवर्तन आते हैं उनके बारे में बताया गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कंजुगेट बीम मेथड को समझाने जा रहे हैं, जिसमें पहला है एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम विद ए पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। तो क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार हमने फिगर बना लिया, एक ये कैंटिलीवर बीम बना ली जिसका स्पान L है और इसके फ्री एंड पर W किलो न्यूटन का लोड ये लगा हुआ है। तो ये हमारी रियल बीम कहलाएगी, क्योंकि एक्चुअल में बीम तो हमारी यही है। और जो कंजुगेट बीम होती है वो काल्पनिक होती है, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसको हम एक प्रोसीजर के रूप में एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी कंजुगेट बीम है। तो ये रियल बीम है, ये हमारा W लोड लगा हुआ है। अब इसमें हम कंजुगेट बीम कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहला काम होता है कि इस जो हमारी रियल बीम है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना लें। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो कैंटिलीवर बीम के फ्री सिरे पर W लोड लगा है, इसके सिरे पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट W इंटू L के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का ट्रेंगुलर शेप में प्राप्त हो जाता है और ये माइनस में होता है। ये हमारा मूवमेंट डायग्राम है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ये तो रियल बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जैसा भी लोड दिया हो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें मूवमेंट डायग्राम बना लेते हैं। अब मूवमेंट डायग्राम बनाने के बाद ठीक इसके नीचे हम इसका M/EI डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसके किसी भी बिंदु पर जो मूवमेंट की वैल्यू है, जैसे हम ये कहें कि A बिंदु पर कितना मूवमेंट है, ये हमारा WL के बराबर है। तो WL में अगर हम EI का भाग लगा दें, फ्लेक्चरल रिजिडिटी, EI जो प्रोडक्ट होता है ये फ्लेक्चरल रिजिडिटी कहलाता है। अगर हम इससे डिवाइड कर दें इसको, तो ये मूवमेंट हो गया और ये अपॉन EI हो गया। तो इसको कहेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू नई प्राप्त होगी इसको भाग लगाने से, उसको हम ये दूरी यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ये WL/EI देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर WL वैल्यू है, यहाँ पर WL/EI वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर चूंकि 0 थी तो यहाँ पर भी 0 रहेगी और इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये डायग्राम हमारा M/EI डायग्राम हो जाएगा। एक ट्रायंगल शेप में है ये, और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो WL/EI हो गई। तो ये M/EI डायग्राम। अब यही जो लोड है, जो M/EI डायग्राम, यही हमारा कंजुगेट बीम का लोड होता है। तो इसी यहीं पर हम कंजुगेट बीम इसको मान लेते हैं। AB हमारी एक इमेजिनरी कंजुगेट बीम है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी कैंटिलीवर थी, इसका ये सिरा फिक्स था। फिक्स सिरा किस में कन्वर्ट हो जाता था? फ्री में। और जो फ्री एंड था वो फिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो जहाँ पर फ्री एंड है उस सिरे पर हम फिक्स एंड बना देते हैं और जो सिरा फिक्स है उस सिरे पर यहाँ पर फ्री बना देते हैं।
अब हम ये मानते हैं कि एक बीम हमारी बी ए है जिसका ये सिरा फिक्स है और इसके यहाँ पर ये एक ट्रेंगुलर शेप में लोड लगा हुआ है। ये लोडिंग को हम लोडिंग कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक तरह का लोड है, जैसे बेयरिंग लोड लगे आरोपित किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से एक ये लोड लगा है। अब हम यही हमारी कॉन्जुगेट बीम हो गई, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई और ये हमारा M/EI डायग्राम इसके ऊपर जो है लोडिंग के रूप में लगा दिया है। तो रियल बीम का जो M/EI डायग्राम है ये हमारी कॉन्जुगेट बीम का लोड हो जाता है। अब जब ये लोड हो गया, अब इसकी जो बेसिक कंडीशन देखिए, इसमें एक्चुअली होता क्या है, रियल बीम के किसी भी बिंदु पर जो स्लोप की वैल्यू है वो कॉन्जुगेट बीम के शियर फोर्स के बराबर होती है। उसी बिंदु पर अगर हम शियर फोर्स की गणना कर लें तो उसके बराबर जो यहाँ पर जो भी शियर फोर्स गणना करेंगे वो उसी के करस्पॉन्डिंग रियल बीम में थीटा के बराबर होगा या स्लोप के बराबर होगा। तो देखिए इसकी जो बेसिक कंडीशन ये होती है कि स्लोप एट बी, अब हम किसी भी बिंदु पर कंसीडर, हम एक सिरे से लेते हैं, मान लीजिए बी बिंदु पर हमको निकालना है, तो बी बिंदु पर स्लोप कितना है, तो वही लिख लिया स्लोप एट बी इन रियल बीम। रियल बीम के बी बिंदु पर स्लोप क्या है, इसको हम थीटा बी से रिप्रेजेंट करेंगे और थीटा बी से रिप्रेजेंट करके ये किसके बराबर होगा, शियर फोर्स एट बी इन कॉन्जुगेट बीम। ये हमारा कॉन्जुगेट बीम के में जो है बी बिंदु पर शियर फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा बी हम निकालेंगे किसकी सहायता से, कॉन्जुगेट बीम की सहायता से, जिसके बी बिंदु पर हम शियर फोर्स की गणना कर लेंगे, तो वही हमारा थीटा की बी की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए कॉन्जुगेट बीम को देखिए, यहाँ पर ये हमारे कॉन्जुगेट बीम का बी बिंदु ये है। बी बिंदु पर अगर ये कहा जाए कि शियर फोर्स कितना है, तो बी बिंदु हमारा फिक्स है और इस पर ये ट्रेंगुलर लोड लगा हुआ है, तो इसके बी बिंदु पर टोटल शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी इस बीम पर जो पूरा लोड लगा हुआ है वो पूरा का पूरा इस बिंदु पर शियर फोर्स की तरह से कार्य करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा बेयरिंग लोड है, फ्री एंड से लेकर के फिक्स्ड एंड तक संपूर्ण लोड, ये हमारा बी बिंदु पर शियर फोर्स के बराबर होगा। अब ये पूरा भार की गणना कर लो। पूरा भार की गणना कैसे की जाती है, इस ट्रायंगल का जो एरिया हम निकालेंगे वही हमारा ये टोटल लोड हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, 1/2 ट्रायंगल है चूंकि, तो 1/2 यहाँ लिख लिया, और ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, तो हाइट इंटू बेस, तो हाइट WL/EI हो गया और बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक L हो गया। तो इस तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये WL²/2EI ये बन गया थीटा बी WL²/2EI। यहाँ से थीटा की बी की वैल्यू देखो आ गई। अपने पीछे जो क्वेश्चन किए होंगे उसमें याद होगा, कैंटिलीवर के फ्री एंड पर W लोड अगर लगा है तो थीटा बी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है बी पॉइंट पर, वो हमारा फार्मूला यही आता है। तो ये हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड से भी वही वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। तो ये हमारा थीटा बी का वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इसके बाद अगर हम डिफ्लेक्शन एट बी निकालना चाहें, इसी बी बिंदु पर, बीम के बी बिंदु पर डिफ्लेक्शन अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस डिफ्लेक्शन कैसे ज्ञात होगा, डिफ्लेक्शन एट बी इन रियल बीम, ये इसको हम वाई बी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई एट बी या डेल्टा एट बी बराबर बेंडिंग मोमेंट एट बी, यानी बी पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे कॉन्जुगेट बीम में। तो कॉन्जुगेट बीम के बी बिंदु पर हम बेंडिंग मोमेंट की गणना कर लेंगे। इस पर जो भी ये लोड लगा हुआ है, इस लोड का मूवमेंट ले लेंगे, तो इसका हमारा ये बेंडिंग मोमेंट ज्ञात हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इन कॉन्जुगेट बीम। अब इसका देखिए बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा। इसका पहले पूरा लोड निकाल लो और लोड निकाल कर इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी का गुणा कर दो, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो अब देखिए लोड, ये पूरा लोड हम ऊपर हालांकि गणना कर चुके हैं, फिर भी यहाँ दोबारा देख लें ये पूरा लोड कैसे निकलता है, 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 1/2 WL/EI इंटू L, ये तो लोड हो गया पूरा। अब इसके गुरुत्व केंद्र की यहाँ से दूरी, ये हमारी इस टोटल डिस्टेंस का 2/3 होगा, 2/3 होगा, तो 2/3 इंटू L हो गया। तो यहाँ से 2/3 इंटू 2/3 इंटू L से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट ज्ञात हो गया बी पॉइंट पर इस लोड का।
ये बेंडिंग मोमेंट है। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए, 2 से 2 ये कट जा रहा है, ये 3 हमारा यहाँ आ गया, तो 3EI तो नीचे बन गया। ऊपर क्या बना, W, एक L ये है, एक ये है, एक ये है, तो WL³ हो गया। तो कैपिटल WL³ अपॉन 3EI, ये डिफ्लेक्शन एट बी बिंदु पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू इस फार्मूले से ज्ञात हो गई। ये हम पिछले जो क्वेश्चन कर चुके हैं वहाँ से भी हमको पता है कि कैंटिलीवर के फ्री एंड पर W लोड होने पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू WL³ अपॉन 3EI होती है, और जो स्लोप की वैल्यू होती है WL² अपॉन 2EI होती है। तो इस तरह से हम ये कॉन्जुगेट बीम मेथड से भी यही क्वेश्चन इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों, और इसके बाद अगर हम ए पॉइंट पर चाहें, ए पॉइंट पर स्लोप कितना होगा, तो ए पॉइंट पर स्लोप होगा कॉन्जुगेट बीम के ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू। तो ये हमारा फ्री एंड है, फ्री एंड पर अगर हम शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 होगी, इसलिए यहाँ पर स्लोप 0 होगा, और 0 होता है आप जानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाला जाएगा कंजुगेट बीम के ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे फ्री एंड पर, तो वो भी 0 रहेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड से यानी इधर से x माना जाएगा, तो यहाँ से इस तरफ के बलों का आघूर्ण लेना होगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी 0 है, स्लोप भी 0 है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू है, वो हमने यहाँ ऊपर ज्ञात कर ली। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैव पॉइंट लोड एट मिड स्पान, हैविंग पॉइंट लोड एट मिड स्पान। यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम का हमने केस लिया है जिसके मिडिल पॉइंट पर W पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो जैसे कि हमने ऊपर किया था, सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये हमारी रियल बीम है, इस रियल बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। हमको पता है कि पॉइंट लोड का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL/4 होता है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में मूवमेंट डायग्राम बन गया। अब इस मूवमेंट डायग्राम का हम M/EI डायग्राम बना लेते हैं, यानी जो मूवमेंट की वैल्यू है उसमें EI का और भाग लगा दीजिए, तो ये M/EI डायग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर की जो मैक्सिमम वैल्यू है अब हमारी यहाँ पर कितनी ली जाएगी, ये WL/4EI के बराबर ली, यानी ये डिस्टेंस हमारी अब इसके बराबर होगी। बाकी यहाँ पर तो 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 है 0 रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम जो है M/EI डायग्राम कहलाता है। इसको यहाँ लिख दिया M/EI डायग्राम। अब ये जो M/EI डायग्राम है यही हमारा कॉन्जुगेट बीम का लोड है, इसी को हम कॉन्जुगेट बीम का लोड कहते हैं। ये हमारा लोड इधर नीचे की ओर आ रहा है, और इस लोड के कारण इसके ए सिरे पर रिएक्शन होगी कुछ, बी सिरे पर भी कुछ रिएक्शन होगी। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि चूँकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इनकी दोनों रिएक्शन ज्ञात कर लीजिए। तो रिएक्शन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर टोटल लोड बटे 2 हाफ कर दीजिए, तो सिमेट्रिक केस है, आधी रिएक्शन ये हो गया, हाफ वैल्यू इसकी होगी। तो टोटल लोड हम पहले निकाल लेते हैं और उसका हाफ कर देंगे, तो ये हमारी दोनों रिएक्शंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया है, रिएक्शंस इन कॉन्जुगेट बीम किसके बराबर होंगी, हाफ ऑफ टोटल लोड। तो हाफ ऑफ टोटल लोड कितना हो गया, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। जो M/EI डायग्राम है इसका एरिया ही हमारा टोटल लोड होता है, तो इसका एरिया सीधा सीधा लिख दीजिए 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 हाइट WL/4EI इंटू बेस। तो इस तरह से ये टोटल लोड हो गया, टोटल लोड बटे 2 यहाँ पर आ गया। अब ये हमारा बन गया WL²/16EI। ये 4 है, ये 2 है, ये 2, ये मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, तो WL²/16EI। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शंस ज्ञात हो गई। हमने ये रिएक्शन ज्ञात कर ली कि ये रिएक्शन की वैल्यू है WL²/16EI और ये WL²/16EI। अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्जुगेट बीम है, ये रियल बीम थी। तो रियल बीम में इसका ये एक सिरा हमारा हिंज है, तो इसको भी हिंज रहने दिया। ये हमारा रोलर है, तो इसको भी रोलर रहने दिया। हम इसको चाहें तो इसको रोलर कर दें, इसको चाहें तो इसको हिंज कर दें, इसको रोलर कर दें, लेकिन उससे हमारी गणनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी लोड वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब इसके बाद हम निकालते हैं कि स्लोप एट ए पॉइंट पर स्लोप की गणना अगर हमको करनी है, क्योंकि इसमें कर्वेचर इस तरह का होता है, तो ए पॉइंट पर स्लोप होगा, बी पॉइंट पर स्लोप होगा। तो ए पर जो स्लोप की वैल्यू की गणना अगर करनी हो
तो कैसे निकालेंगे? स्लोप एट ए इन रियल बीम, रियल बीम में के ए बिंदु पर स्लोप ये किसके बराबर होता है? इसको थीटा ए से रिप्रेजेंट कर लिया। ये होता है कंजुगेट बीम के उसी बिंदु पर, यानी ए बिंदु पर ही शियर फोर्स की जो वैल्यू है, यानी जो ये कंजुगेट बीम है इसके ए बिंदु पर जितना शियर फोर्स होगा वही हमारा रियल बीम के ए बिंदु पर स्लोप के बराबर होगा। तो शियर फोर्स एट ए इन कंजुगेट बीम। अब ए पॉइंट पर इस कंजुगेट बीम में शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है? देखिए ये रिएक्शन है, तो जो रिएक्शन होगी तो सबसे पहले तो इतना ही शियर फोर्स होगा WL²/16 EI। तो ये थीटा ए बराबर WL²/16 EI हो गया। क्योंकि ये शियर फोर्स है, यही हमारा स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू यही होती है और यही थीटा बी के बराबर, चूंकि दोनों बराबर हैं तो थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर WL²/16 EI। ये फार्मूला आपको याद भी होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में पॉइंट लोड मिडिल पॉइंट पर होने पर ये जो सिरे पर जो स्लोप आता है वो इतना प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हमको डिफ्लेक्शन ज्ञात करना हो, डिफ्लेक्शन, अब डिफ्लेक्शन इसमें मैक्सिमम कहाँ होता है? इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा आता है सी पॉइंट पर, यानी मिडिल पॉइंट पर। तो मिडिल पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? यहाँ देखिए, डिफ्लेक्शन एट सी इन रियल बीम विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम। यानी रियल बीम की जगह कंजुगेट बीम कर दीजिए, सी की जगह सी ही रहता है और डिफ्लेक्शन की जगह बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इन कंजुगेट बीम हो गया। अब देखिए ये कंजुगेट बीम है, इस पर ये लोड लगा हुआ है, ये रिएक्शन इसकी है। इसके सी पॉइंट पर यानी मिडिल पॉइंट पर जो है, हम इसको सी पॉइंट नोट कर दें। तो सी पॉइंट पर हम यहाँ पर किसी एक साइड का मूवमेंट ले लेते हैं। तो जब किसी एक साइड का मूवमेंट लेते हैं तो ये रिएक्शन गुणे ये दूरी और ये दूरी L/2 हो गई। तो देखिए रिएक्शन है WL²/16 EI और इंटू L/2 इंटू ये L/2। एक तो ये मूवमेंट हो गया, ये हमारा सैगिंग मूवमेंट है, इसको प्लस में लिखा। फिर इसके बाद ये ट्रेंगुलर लोड है। इस ट्रेंगुलर लोड की जो है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लो, ये तो लोड हो जाएगा। तो 1/2 WL/4 EI, ये WL/4 EI ये वैल्यू और गुणा ये वैल्यू इंटू L/2 इंटू हाफ, ये तो हो गया लोड। इस लोड का यहाँ से मूवमेंट जब लेंगे तो इस दूरी का 1/3 लिया जाएगा। तो ये L/2 का कितना? L/2 का 1/3 ये हमारी गुरुत्व केंद्र की दूरी हो जाएगी सी बिंदु से इस ट्रेंगुलर लोड का। तो ये मूवमेंट ज्ञात हो गया। ये मूवमेंट हमारा हॉगिंग हो गया, ये सैगिंग मूवमेंट है, ये हॉगिंग मूवमेंट है। इनको सॉल्व किया, ये हमारी डिफ्लेक्शन YC बराबर WL³/48 EI के बराबर प्राप्त हो गया। और ये फार्मूला आपको पहले से पता होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कंजुगेट बीम मेथड के द्वारा भी हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये एलिमेंट्री केसेस हैं, वास्तव में इस मेथड का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि जो हमारी बीम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की होती हैं, वास्तव में इस मेथड की आवश्यकता वहाँ पर होती है, क्योंकि इसके अन्य मेथड हमारे वो आसान है, हम उनकी सहायता से क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस मेथड का उपयोग इस तरह के क्वेश्चन करने में ज़्यादा किया जाता है। आगे हम एक क्वेश्चन इस मेथड का भी अपलोड करेंगे, जिनको आवश्यकता हो वो उस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। थैंक यू।